प्रिय छात्रों, आज दिनांक 1 जून 2021 को मैं आपके लिए विनियोग खाते के बारे में बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी चैप्टर है। थोड़ा इसका न्यूमेरिकल कठिन भी है, हालांकि थ्योरी इसकी सरल है। यदि आपके समझ में थ्योरी आ जाएगी, आप पहले थ्योरी को इसको कर लेंगे तो विनियोग खाते भी आपके लिए और अधिक आसान हो जाएंगे। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में पहला ये बनता है, इसमें विनियोग खाते से आप क्या समझते हैं? ब्याज सहित तथा ब्याज रहित शब्दों की उदाहरण देकर समझाइए। विनियोग से आशय, जैसा कि आप जानते हैं, एक साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं, विनियोग शब्द का अर्थ होता है अपनी बचत को कहीं ऐसी जगह विनियोजित करना जहां लाभांश या ब्याज के रूप में आपको प्रतिफल मिले। यानी आपने जो बचत करके अपनी पूंजी बनाई है वो पूंजी में वृद्धि हो। औद्योगिक, व्यापारिक, सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए अंशों या ऋणपत्रों में विनियोजित की जाने वाली राशि विनियोग कहलाती है। जैसे आप डाकखाने में पैसा जमा कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, किसी कंपनी के अंश खरीद लेते हैं, ऋणपत्र खरीद लेते हैं, या कोई सरकारी अर्धसरकारी ऋण बॉन्ड होते हैं या प्रतिभूति होते हैं, वो खरीद लेते हैं। किस आशा से खरीदे जाते हैं कि हमें इस पर लाभ होगा। वो ब्याज के रूप में भी लाभ हो सकता है, लाभांश के रूप में भी लाभ हो सकता है। विनियोग खाते से आशय, विनियोग से आशय आप समझिए, विनियोग खाते से आशय, विनियोग का लेखा रखे जाने से संबंधित खाते विनियोग खाते कहलाते हैं। जो हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, विनियोग करते हैं, उस पैसे के लिए जो हम खाता तैयार करते हैं वो विनियोग खाता कहलाता है। विनियोग खाता रखने की पद्धतियाँ यानी विधियाँ। विनियोग खाते निम्नलिखित दो प्रकार से रखे जाते हैं, साधारण विनियोग खाते और खानेदार विनियोग खाते। यानी साधारण रूप से विनियोग खाते रख लें, अपना हिसाब किताब लिख लें और एक खाने बनाकर खाते वगैरह में। पहला आता है साधारण विनियोग खाता। जब विनियोगों की मात्रा सीमित होती है तब इनके संबंध में व्यवहारों का लेखा रखने के लिए साधारण खाता वही प्रयोग में लाते हैं। प्रत्येक विनियोग के लिए एक पृथक खाता तथा सभी के ब्याज या लाभांश के लिए एक खाता बना लिया जाता है। यानी प्रत्येक विनियोग के लिए एक पृथक खाता तथा सभी के ब्याज या लाभांश के लिए एक खाता बना लिया जाता है। खाते के ऊपर उस विनियोग से संबंधित शीर्षक, प्रकृति, लाभांश या ब्याज की तिथि एवं ब्याज की दर आदि लिख दी जाती है, जिससे कि आपको सरलता से याद रहे। दूसरा होता है खानेदार विनियोग खाता। जब विनियोगों की मात्रा असीमित होती है या विभिन्न प्रकार के विनियोग होते हैं तब खानेदार विनियोग खाता वही अपनाते हैं। इस खाता वही में सभी प्रकार के विनियोगों के खाते खोले जाते हैं। अतः इसे विनियोग खाता वही कहते हैं। यह खाता वही खानेदार ढंग से रखी जाती है जो साधारण ढंग से भिन्न होती है। इसके पन्ने 3 खाने वाली रोकड़ वही के अनुसार होते हैं। इसके एक पृष्ठ का नमूना तालिका के रूप में दिया गया है। ये छात्रों, ये तालिका मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, उसको आप अपने पास लिख लेना, थोड़ा समझ लेना। विनियोग पर ब्याज या लाभांश। हम विनियोग क्यों करते हैं? अपना पैसा किसी प्रतिफल के लालच में। लालच क्या है? सीधी बात है, हर आदमी चाहता है उसकी पूंजी में वृद्धि हो। अंशों के अलावा सभी प्रकार की प्रतिभूतियों पर प्रायः एक निश्चित दर से छमाही ब्याज दिया जाता है। ब्याज की तिथियां प्रतिभूतियों के निर्गमन के समय ही घोषित कर दी जाती हैं। अंशों पर लाभांश में प्रायः एक ही बार दिया जाता है। अंशों पर जो लाभांश होता है एक वर्ष में अधिकांशतः एक ही बार दिया है, लेकिन इसके भुगतान की तिथि पूर्व निश्चित नहीं होती। अंशों के भुगतान की तिथि कोई निश्चित नहीं होती।
क्योंकि वह कंपनी का लाभहानि खाता बन जाने पर ही निश्चित किया जाता। विनियोग पर ब्याज उनके अंकित मूल्य के अनुसार ही लगाई जाती है। बाजार मूल्य वगैरह इससे कोई मतलब नहीं होता। जो ब्याज मिलती है वो अंकित मूल्य से मिलती है। हमने सस्ती खरीद ली या महंगी खरीद ली वो एक बात अलग है। सम मूल्य पर खरीदे हैं या अधिक मूल्य पर खरीदे हैं, ये बात एक अलग है। विनियोग पर ब्याज उनके अंकित मूल्य के अनुसार ही लगाई जाती है, भले ही उनका क्रय विक्रय मूल्य सम मूल्य हो या प्रीमियम पर हो या कटौती पर। ब्याज सहित। ब्याज सहित का अर्थ है कि आगामी ब्याज की तिथि पर मिलने वाला कुल ब्याज क्रेता को मिलेगा, यानी खरीदने वाले को मिलेगा। ब्याज सहित का मतलब ये है जो अगली तिथि आएगी कि वो ब्याज उस खरीदने वाले को मिलेगा। जबकि उसमें ब्याज पाने की अंतिम तिथि से विक्रय की तिथि तक का विक्रेता के हिस्से का ब्याज भी सम्मिलित रहता है। जैसे मान लीजिए ब्याज मिलना है जून में, हमने बेचा अप्रैल में, तो जनवरी फरवरी मार्च का ब्याज विक्रेता का होना चाहिए और अप्रैल मई जून का क्रेता का। लेकिन पूरा का पूरा ब्याज 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक का क्रेता को ही मिलेगा। यह ब्याज सहित कहलाता है। 3 महीने का ब्याज विक्रेता के हिस्से का हुआ, 3 महीने का क्रेता के हिस्से का, लेकिन पूरा ब्याज क्रेता को ही मिल रहा है, ये कहलाता है ब्याज सहित। अतः विक्रेता क्रेता से अपने हिस्से का ब्याज विनियोग के मूल्य के साथ ही वसूल कर लेता है, यानी वो अपना ब्याज पहले ही 3 महीने का खरीदने वाले से ले लेता है। यह शर्त प्राय उसी समय जोड़ी जाती है जब ब्याज की आगामी तिथि दूर होती है, यानी दूर है। यदि विनियोग के क्रय विक्रय के समय कुछ नहीं कहा गया है तो उसका अर्थ ब्याज सहित ही माना जाएगा। यदि विनियोग के खरीदने या बेचने के समय कोई शर्त नहीं लगाई गई है तो वह स्थिति ब्याज सहित ही मानी जाएगी। ब्याज रहित। ब्याज रहित का अर्थ है कि आगामी ब्याज की तिथि तक पर मिलने वाला कुल ब्याज विक्रेता को मिलेगा, जबकि उसमें ब्याज पाने की अंतिम तिथि से क्रय की तिथि तक का क्रेता के हिस्से का ब्याज विनियोग के मूल्य में से कम कर दिया जाता है। यह शर्त प्राय उसी समय जोड़ी जाती है जब ब्याज की तिथि निकट होती है। जैसे कि हमने ब्याज मिलनी है जून को और हमने 15 मई को और या 1 मई को विनियोग को बेच रहे हैं, तो इस स्थिति में ब्याज रहित होता है। सारा का सारा ब्याज विक्रेता का ही होता है। समझ गए आप लोग? इसी प्रकार लाभांश सहित और लाभांश सहित। इस शर्त के अनुसार घोषित लाभांश क्रेता को प्राप्त होता है। यह शर्त प्राय उसी समय होती है जबकि अंशों का विक्रय लाभांश घोषित हो जाने के बाद तथा लाभांश प्राप्त करने की तिथि से पूर्व किया जाता है। लाभांश सहित। इस रहित शर्त के अनुसार घोषित लाभांश विक्रेता को प्राप्त होता है। यह शर्त भी प्राय उसी समय होती है जबकि अंशों का विक्रय करने से पूर्व अंशों का विक्रेता लाभांश प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आप विनियोगों से आशय, विनियोग पर ब्याज, ये चीज़ समझ गए। ब्याज सहित, ब्याज रहित, केवल ब्याज रहित तक की आपको शाम को लिख के दिखाना है। आज दोपहर में याद कर लें और शाम को लिख कर दिखाएं। ब्याज लाभांश सहित, लाभांश सहित, ये बात की बात है। केवल आप ब्याज सहित, ब्याज रहित ही लिख के दिखा दें, पर्याप्त है। धन्यवाद।